हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने यूट्यूब चैनल एम विद स्केचर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित इंटरमीडिएट फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम इस चैप्टर के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो या तो अब तक बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं या आगे आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आप इन न्यूमेरिकलों को, इन क्वेश्चनों को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको ये क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएंगे और हमेशा आप इससे संबंधित प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन दिया गया हमारा कि किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। एक हमारा परिपथ है, इस परिपथ में अगर हम 3 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करते हैं तो स्रोत को 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। परिपथ में स्रोत का वैद्युत वाहक बल क्या होगा? तो प्रवाहित धारा जो होती है, धारा को हम किससे दर्शाते हैं? आई से। प्रवाहित धारा आई बराबर कितने एम्पीयर दी गई? ये देखिए, प्रवाहित धारा आई की वैल्यू कितनी दी गई? 3 एम्पीयर। ठीक, कितने समय तक प्रवाहित करते हैं? 5 मिनट तक। समय को हम टी से दर्शाते हैं और टी बराबर कितना होता है? 5 मिनट। देखिए यहाँ पर समय मिनट में दिया गया है और समस्त प्रणालियों में हम समय को किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। इसलिए मिनट को हम किस में बदल लेंगे? सेकंड में। 5 और 1 मिनट बराबर कितने सेकंड? 60 सेकंड को 60 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा समय हो गया। जब स्रोत 3 एम्पीयर की धारा इतने समय तक प्रवाहित करता है तो कितना कार्य करता है? जो स्रोत द्वारा किया गया कार्य हो जाता है वो W बराबर होता है 1350 जूल। कितना कार्य करता है? 1350 जूल कार्य करता है। कह रहा है इस कंडीशन में सेल का वैद्युत वाहक बल कितना होगा? तो जो सेल का वैद्युत वाहक बल होता है इसको E से दर्शाते हैं और सेल का वैद्युत वाहक E बराबर होता है कितना? W/Q0। ठीक, ये हो जाएगा W और Q0 के स्थान पर कितना रखेंगे? IT, जहां I बहने वाली धारा और T क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं E, W का मान है 1350 जूल। ठीक, I धारा हमारी कितनी है? 3 एम्पीयर और जो हमारा समय दिया गया है T बराबर कितना दिया गया है? 5 × 60 सेकेंड। ठीक, यहाँ 0 से 0 कर सकता है। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 3 बचेगा 35, 5 सत्ते 35, 3 एकम 3, 3 9 27। ये E बराबर 9/6 ऊपर हो गया जूल और एम्पियर जो सेकंड होता है, एम्पियर सेकंड किसके बराबर होता है? कूलाम के। यहाँ से हम कूलाम लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से इसको डिवाइड कर दें 6 एकम 6 और 6 को हम भाग कर दें 1.59 से तो 6 एकम 6 बचा कितना? 3 दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, 6 पंचे 30 तो कितना आ जाएगा हमारा? E बराबर 1.5। E बराबर 1.5 और जूल प्रति जो कूलाम जो होता है वो वोल्ट के बराबर होता है। तो इस कंडीशन में हमारे सेल का जो वैद्युत वाहक बल होगा वो कितना हो जाएगा? 1.5 वोल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि 12 वोल्ट वैद्युत वाहक बल वाले एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 × 10⁻² ओम है। एक सेल है जिसका जो वैद्युत वाहक बल E दिया गया है वो 12 वोल्ट है और सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है 5 × 10⁻² ओम है। यह एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है। एक ऐसे प्रतिरोध से जोड़ा गया है जिसका मान हमें नहीं पता है। कह रहा है सेल के सिरों का विभवांतर क्या होगा जब इससे 60 एम्पीयर की धारा ली जाती है। हमें सेल का टर्मिनल विभवांतर निकालना है और कब विभवांतर? जब इससे 60 एम्पीयर की धारा ली जाती है। आपको पता है जो सेल धारा देता है तो जो सेल का टर्मिनल विभवांतर होता है वो सेल के वैद्युत वाहक बल से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ से सेल का जो वैद्युत वाहक बल दिया गया है, वैद्युत वाहक बल को हम E से दर्शाते हैं। E बराबर दिया गया है 12 वोल्ट। सेल का वैद्युत वाहक बल 12 वोल्ट हो गया। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल r से दर्शाते हैं वो हो गया हमारा 5 × 10⁻12 ओम। ठीक, और कह रहा है
अज्ञात सिरों से जोड़ा जाता है, एक अज्ञात प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, उस प्रतिरोध का मान हमें नहीं पता है। कह रहा है सेल के सिरों का विभवांतर क्या होगा जब इससे धारा ली जाती है। हमें V की वैल्यू निकालना है, विभवांतर V का मान फाइंड करना है। I बराबर कितने एम्पियर की धारा ली जाती है, 60 एम्पियर की धारा ली जाती है। ठीक, तो हमने आपको पढ़ाया था कि सेल द्वारा बहने वाली जो धारा I होती है, धारा I बराबर होती है सेल का वैद्युत वाहक बल। क्या होती है, सेल का वैद्युत वाहक बल E बटे कुल प्रतिरोध। ठीक, बल कैपिटल E बटे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध में हमारा बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, दोनों प्रतिरोध सम्मिलित होते थे। ठीक, यहां से I बराबर सेल का जो वैद्युत वाहक बल दिया गया है, देखिए तो I प्रवाहित धारा I बराबर कितनी दी गई है, 60 एम्पियर। सेल का जो वैद्युत वाहक बल दिया गया है वो 12 वोल्ट है। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R का मान हमें नहीं पता है, और जो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है उसका मान है 5 × 10 की घात -12। ठीक है, अब ध्यान देना है यहाँ से, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको कितना लिख सकते हैं, देखिए 60 r, ये जो 5 r + 5 × 10⁻⁻2 है, ये 60 के साथ आ जाएगा, 60 के साथ आ जाएगा। r + 5 × 10 की घात -12 बराबर 12। ये 60 गुणे में उधर जाएगा बटे में, ये हो जाएगा r + 12 नहीं, 5 × 10 की घात -2, ये गड़बड़ हो गया था, 10 की घात -2। ठीक, तो ये 5 और गुणे 10 की घात -2 को हम 10 की घात इसको प्लस में ले बटे में लाएंगे तो 10 की घात +2 होगा, और 10 की घात +2 को हम 100 लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 12/60, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 5 एकम 5, 20 पंचे 100। तो R बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा बचा 1/20 प्लस का बराबर 1/5। ये 1/R बराबर 1/5, 1/20 प्लस में इधर आएगा, माइनस में 1/20 हो जाएगा। ठीक है, यहां से अब देखा जाए तो इनके हरों को हम बराबर करेंगे। इसके हर का एलसीएम 5 है, इसका हर 20 है, तो इन दोनों के हरों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/R, इसका हर 5 है, इसके हर को 20 करने के लिए 4 से क्या करेंगे, गुणा, ये हो जाएगा 4 - 1/20। ठीक, तो R बराबर 4 से घटेगा 3/20। ये हो जाएगा बाह्य प्रतिरोध अर्थात अज्ञात प्रतिरोध। R बराबर कितना हो गया, 3/20 हो गया। ठीक, अब यहां से इसको हम V निकालना था, इसको हम आसानी से ऐसे भी कर सकते थे। V का मान, ये अज्ञात प्रतिरोध निकालना था, ये आ गया अज्ञात प्रतिरोध। अब हमें निकालना है इसका विभवांतर, R की भी वैल्यू फाइंड करनी थी, इसका विभवांतर निकालना है। तो टर्मिनल विभवांतर हमारा होता है V बराबर E - IR। V बराबर होता है E - IR। तो V बराबर E का मान दिया गया है 12, माइनस I का मान 60 और R का मान 5 × 10 की घात -2। V बराबर ये हो जाएगा 12 माइनस 5 × 30, 300 × 10 की घात -2 को बटे में लाओगे, ये हो जाएगा 1/100, ये 0 से 0 कटेगा। V बराबर 12 - 3 और 12 से 3 घटेगा, V बराबर 9 वोल्ट। जो सेल का वैद्युत वाहक बल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी सेल से 0.6 एम्पियर की धारा लेने पर इसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट तथा 0.8 एम्पियर की धारा लेने पर इसका 1.3 वोल्ट है। ठीक है, कह रहा है किसी सेल से अगर हम 0.6 एम्पियर की धारा लेते हैं तो जो सेल का टर्मिनल विभवांतर होता है वो 1.6 वोल्ट होता है, तथा जब सेल से 0.8 एम्पियर की धारा लेते हैं तो 0.8 एम्पियर की धारा लेने पर 1.3 वोल्ट हो जाता है। कौन, टर्मिनल विभवांतर। तो कह रहा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें सेल का वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसलिए सबसे पहले हम इसमें मान लें कि सेल का जो वैद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r, क्योंकि ये यही दोनों हमको इसमें ज्ञात करने हैं। हम मान ले भाई, माना सेल का वैद्युत वाहक बल E
वैद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मान R है, तथा जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना है, स्मान R। ठीक, ये दो चीजें हो गई। सेल का वैद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया, स्मान R हो गया। अब यहां से कह रहा है पहली कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में या फर्स्ट स्थिति कह सकते, पहली स्थिति में क्या है, जब 0.6 एम्पियर की धारा देता है सेल, तो उसका टर्मिनल विभवांतर कितना है, 1.6 वोल्ट। जब I1 बराबर 0.6 या I बराबर 0.6 एम्पियर, तो E1 बराबर की, तो उस कंडीशन में जो टर्मिनल विभवांतर है V बराबर है 1.6 वोल्ट। ठीक, हम लोगों ने पढ़ा क्या है, जो V बराबर होता है, V बराबर E माइनस आई आर से, जहां V होता है टर्मिनल विभवांतर, E होता है सेल का वैद्युत वाहक बल, I बहने वाली धारा और स्मॉल r होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो देखिए यहां से हम कितना लिख सकते हैं, V बराबर E, सेल का जो टर्मिनल विभवांतर है वो कितना है, V का मान कितना है 1.6 वोल्ट, बराबर सेल का वैद्युत वाहक बल E माइनस I बहने वाली धारा 0.6 और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक, सेकंड कंडीशन में दिया गया है, सेकंड स्थिति में देखिए, सेकंड स्थिति में क्या कह रहा है, जब कितनी धारा दी जाती है, 0.8 एम्पियर, I बराबर 0.8 एम्पियर की धारा देते हैं, उस कंडीशन में जो टर्मिनल वोल्टता है V बराबर है 1.3 वोल्ट। V का मान कितना है, 1.3 वोल्ट है। ठीक, पुनः हम फार्मूला यही लगाएंगे, V बराबर E माइनस आई आर से। ठीक, V की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.3 बराबर E माइनस I का मान कितना दिया गया है, 0.8 और ये R। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। देखिए अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे और E और R का मान निकालेंगे। तो देखिए समीकरण 1 में E का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में E का गुणांक 1 है, लेकिन दोनों किस चिन्ह से हैं, समान चिन्ह से। ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश प्लस है और ये भी प्लस है। तो जब गुणांक समान हो और दोनों समान चिन्ह के हों, तो हल करने के लिए हम दोनों को आपस में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, 1 से 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। 2 को घटाने पर जब समीकरण 1 से हम 2 को घटाएंगे, तो देखिए कैसे घटाएंगे, बाएं पक्ष को बाएं में और दाहिने को दाहिने में। तो बाएं इसका कितना है, 1.6 बराबर E माइनस 0.6 R, इसका क्या है 1.3 बराबर E माइनस 0.8 R। ठीक, घटाएंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। 1.6 से 1.3 घटेगा 0.3 और E से E घट जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, और यहां से देखिए प्लस का 0.8 R से माइनस का 0.6 R घटेगा, ये कितना बचेगा हमारा 0.2 R। ठीक, तो यहां से कितना हो जाएगा हमारा 0.2 R बराबर हो गया 0.3, तो R बराबर 0.3 अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, R बराबर 3/2, इसको काट दें तो 1.5। तो R की जो वैल्यू हो जाएगी, आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1.5 ओम हो जाएगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमारा हो गया 1.5 ओम। इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान चाहे हम समीकरण 1 में रख दें और चाहे समीकरण 2 में, तो E का मान, एक स्मॉल r का मान रख दें समीकरण 1 में, R का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, 1 में रखेंगे 1.6 बराबर E माइनस 0.6 R के स्थान पर 1.5, 1.6 बराबर E माइनस 15 छक्का 90, कितने अंकों बाद दशमलव, 2 अंकों बाद दशमलव लगा दिया। ये 0.9 इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, 1.6
प्लस 0.9 बराबर ई, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ई बराबर आएगा 2.5 वोल्ट। जो सेल का वैद्युत वाहक बल हो जाएगा वो ई बराबर हो जाएगा 2.5 वोल्ट। कि एक बैटरी के सिरों को उच्च प्रतिरोध के वोल्टमीटर से जोड़ने पर 15 वोल्ट का पाठ्यांक मिलता है। जो बैटरी थी, अगर बैटरी को कहा गया उच्च प्रतिरोध के वोल्टमीटर से जोड़ा गया तो वोल्टमीटर में पाठ्यांक आया कितना, 15 वोल्ट। बैटरी के सिरों को अमीटर से जोड़ने पर अमीटर 1.5 एम्पियर पढ़ता है। जो वोल्टमीटर होता है वो सेल का वैद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर मापता है, तथा जो अमीटर होता है वो परिपथ में प्रवाहित धारा मापती है। तो उच्च प्रतिरोध के वोल्टमीटर से जोड़ने पर 15 वोल्ट का पाठ्यांक, अर्थात सेल का ये पहली कंडीशन में जो परिपथ धारा नहीं देगा तो जो अमीटर होगा वो वोल्टमीटर के पाठ्यांक को बताएगा, अर्थात जो वोल्टमीटर का पाठ्यांक होगा वो सेल के वैद्युत वाहक बल को बताएगा, नापेगा। तो सेल का जो वैद्युत वाहक बल हो जाएगा ई बराबर कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट। तो सेल का वैद्युत वाहक बल ई बराबर कितना हो गया, 15 वोल्ट हो गया। ठीक, बैटरी के सिरों को अमीटर से जोड़ने पर अमीटर 1.5 एम्पियर पड़ता है। तो जो अमीटर होता है, अमीटर क्या मापता है, धारा को मापता है। तो जो धारा हो जाएगी, धारा आई बराबर हो जाएगी 1.5 एम्पियर। जो धारा हो गई, धारा आई बराबर कितनी हो गई, 1.5 एम्पियर। वोल्टमीटर 9 वोल्ट पड़ता है। वोल्टमीटर अब जब परिपथ धारा देता है, जो सेल धारा देता है, तो जो वोल्टमीटर पढ़ेगा वो क्या पढ़ेगा, वो पढ़ेगा दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, अर्थात टर्मिनल विभवांतर। तो जो टर्मिनल विभवांतर दिया गया है V बराबर कितने वोल्ट है, 9 वोल्ट है। हमें यहां से क्या निकालना है, कह रहा है ज्ञात कीजिए बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, अमीटर व संयोजक तारों का प्रतिरोध। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध अर्थात स्मॉल r निकालना है, और अमीटर व संयोजक तारों के प्रतिरोध का तात्पर्य यहां से है बाह्य प्रतिरोध से। किससे है, बाह्य प्रतिरोध से। तार जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध, अर्थात बाह्य प्रतिरोध कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, जो टर्मिनल विभवांतर होता है, टर्मिनल विभवांतर को हम किससे दर्शाते हैं, V से। तो टर्मिनल विभवांतर V बराबर होता है E माइनस आई आर से। ये फार्मूला लगाएंगे भाई, ठीक। तो टर्मिनल विभवांतर V बराबर कितना दिया गया है, 9। सेल का वैद्युत वाहक बल E बराबर 15 माइनस I का मान कितना है, 1.5 और इंटू R। ठीक, 1.5 R को बाएं साइड में ले आओ, इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, ये हो जाएगा 1.5 R बराबर 15, और ये 9 प्लस में इधर आएगा माइनस में। ठीक, यहां से 1.5 R बराबर 15 से 9 घटेगा 6, तो R बराबर 1.5 गुणे में इधर आएगा बटे में, ये दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, 15 1 कम 15, 15 चौको 60, R बराबर कितना, 4 ओम। देखो टर्मिनल विभवांतर दिया गया है 9 वोल्ट, प्रवाहित धारा दी गई है, हम निकाल लें संयोजक तारों का प्रतिरोध। तो संयोजक तारों का जो प्रतिरोध हो जाएगा इसको हम R से दर्शाएंगे। ओम का नियम लगा दें, तो संयोजक तार का प्रतिरोध ओम के नियम से R बराबर हो जाएगा V/I। R बराबर V/I, जहां V टर्मिनल विभवांतर और I बहने वाली धारा। तो R बराबर V का मान दिया गया है 9 वोल्ट और I का मान है 1.5। दशमलव हटाया, 0 बढ़ा, 15 1 कम 15, 15 छक्का 90, R बराबर 6 ओम। तो संयोजक तारों का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो 6 ओम हो जाएगा, और जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच का विभवांतर 1.9 वोल्ट। इस सेल को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर 1.5 वोल्ट हो जाता है। वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा 3 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए खुले परिपथ का मतलब क्या होता है, जैसे पहले हम परिपथ बना रहे हैं, जैसे ये हमारा एक सेल हो गया, ठीक, ये हमारा सेल हो गया, ये सेल का धन सिरा और ये सेल का ऋण सिरा, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो गया। यहां पर इसके साथ क्या है,
एक बाह्य प्रतिरोध R, एक अमीटर A, ठीक, एक प्लग कुंजी K, बाह्य प्रतिरोध R, अमीटर A को परिपथ के साथ जोड़ा गया है तथा यहां पर एक वोल्ट मीटर V को लगाया गया है। ये सेल का बाह्य विद्युत वाहक बल E, ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, ये अमीटर A और ये प्लग कुंजी K। आपको ध्यान देना है, जो वोल्ट मीटर होता है हमने आपको बताया था, जब ये टर्मिनल विभवांतर वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में हमने संबंध निकाला था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो प्रतिरोध जो अमीटर होता है, अमीटर को हम परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को हम परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यहां से जो कहा जा रहा है, ध्यान देना, जो सेल है, जब सेल खुले परिपथ के रूप में है, खुले परिपथ के रूप में है का तात्पर्य क्या है, ये कुंजी के खुली हुई, जब कुंजी के खुली हुई है तो इस परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होगा, और जब धारा का प्रवाह नहीं होगा तो इस कंडीशन में जो वोल्ट मीटर है वो सेल के वैद्युत वाहक बल को मापेगा। किसको मापेगा? सेल के वैद्युत वाहक बल को मापेगा। खुले परिपथ का तात्पर्य है कि कुंजी नहीं लगी है, और जब कुंजी नहीं लगी है तो परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होगा। उस कंडीशन में जो वोल्ट मीटर होता है वो सेल के वैद्युत वाहक बल को मापता है। तो ये जो हो जाएगा 1.9 वोल्ट, ये हो जाएगा सेल का वैद्युत वाहक बल। सेल का वैद्युत वाहक बल E बराबर 1.9 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इस सेल को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर, ये कैपिटल R बराबर 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर 1.5 वोल्ट हो जाता है। यहां से जो R बराबर है 3 ओम से जोड़ा जाता है, तो प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होता है, अर्थात अब वो टर्मिनल विभवांतर मापेगा। जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो कितना हो जाता है? 1.5 वोल्ट हो जाता है, 1.5 वोल्ट हो जाता है। कह रहा वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा 3 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहां से निकाल लें बहने वाली धारा। तो देखिए 3 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा, इसका जो विभवांतर दिया गया है, इसका विभवांतर 1.5 वोल्ट है। प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर कितना है? 1.5 वोल्ट, और इसका प्रतिरोध कितना है? 3 ओम। तो यहां से हम निकाल लें भाई प्रतिरोध में बहने वाली धारा। प्रतिरोध कौन सा प्रतिरोध? 3 ओम। 3 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा। तो 3 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा निकालने के लिए हम ओम का नियम लगाएंगे। कौन सा नियम? ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? जो प्रतिरोध होता है R बराबर होता है V/I। तो यहां से जो हम I की वैल्यू निकालेंगे तो I बराबर कितना हो जाएगा? V/R हो जाएगा, ठीक। I बराबर V/R। I बराबर ये V का मान कितना है? 1.5, और R का मान कितना है? 3। ये दशमलव हटाया, यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। तो I बराबर 15 कम 15, 15 दूना 30, 1/2, या I बराबर इसको हम लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर। तो 3 ओम के प्रतिरोध में जो बहने वाली धारा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 0.5 एम्पियर, और यही धारा इस पूरे परिपथ में बहेगी, ठीक। तो परिपथ में बहने वाली जो धारा हो गई वो I बराबर हो गई 0.5 एम्पियर। अब हम टर्मिनल विभवांतर निकाल लें, तो हम फार्मूला, वो आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो हमारा टर्मिनल विभवांतर होता है, कौन सा? टर्मिनल विभवांतर V बराबर होता है E-IR, ठीक। जहां V टर्मिनल विभवांतर, E सेल का वैद्युत वाहक बल, I बहने वाली धारा और R आंतरिक प्रतिरोध। तो V का मान है 1.5 बराबर E का मान 1.9 माइनस I का मान 0.5, और ये R, इसको इधर ले आओ। ये माइनस 0.5 R जो है 0.5 R बाईं ओर आएगा, प्लस में हो जाएगा 1.9, 1.5 दाहिनी ओर जाएगा, प्लस में इधर माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.5 R बराबर 1.9 से 1.5 घटेगा, ये बचेगा हमारा 0.4, 0 से 0 हट जाएगा। R बराबर 4/5, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, 5/40। R बराबर हो जाएगा 0.8 ओम। जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा? 0.8 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए चित्र में दिखाई गई बैटरी का वैद्युत वाहक बल 12 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। अमीटर A के पाठ्यांक की गणना कीजिए जबकि कुंजी की खुली हो।
और कुंजी के बंद हो। ठीक है, तो पहले दिया गया है सेल का वैद्युत वाहक बल, सेल का वैद्युत वाहक बल ई बराबर कितना दिया गया है 12 वोल्ट। ठीक, ई बराबर कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर क्या है नगण्य है, अर्थात बहुत कम है, इसको छोड़ सकते हैं, जीरो से थोड़ा अधिक है, इसको छोड़ा जा सकता है। अमीटर ए के पाठ्यांक की गणना करनी है जबकि कुंजी के खुली हो। देखिए जब कुंजी के खुली होगी तो इसको जैसे हम कहते हैं R1, इसको कहते हैं R2। जब कुंजी के हमारी खुली होगी तो इस कंडीशन में जो प्रतिरोध R2 है वो प्रभावी नहीं होगा, अर्थात प्रभावहीन होगा, क्योंकि कुंजी के खुली होगी तो इस R2 प्रतिरोध में धारा का प्रवाह नहीं होगा। इस कंडीशन में केवल और केवल R1 प्रतिरोध ही प्रभावी होगा, इसमें से ही होकर धारा बहेगी। इधर जो है परिपथ पूर्ण नहीं है। यहाँ पर देखिए परिपथ क्या पूर्ण है, तार इसका क्या जुड़ा हुआ है, अगर तार नहीं जुड़ा है तो क्या इस R2 में धारा बहेगी, नहीं बहेगी। ठीक, तो के खुली होने पर, कुंजी के क्या होने पर, खुली होने पर, ठीक, के कुंजी के खुली होने पर क्या लिखेंगे हम, खुली होने पर प्रतिरोध R1 ही प्रभावी होगा, R1 ही प्रभावी होगा, अर्थात R1 ही कार्य करेगा और R2 का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं होगा, प्रभावी होगा। इसलिए बहने वाली धारा I बराबर हो जाएगी E बटे R1 प्लस स्मॉल r। I बराबर E का मान कितना है 12 वोल्ट, R1 का 40 और R की वैल्यू कितनी होगी 0। ठीक, इसको काटने में 4 3 12 4 दहम 40। I बराबर 3/10 अर्थात 0.3 एम्पियर। तो जो बहने वाली धारा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 0.3 एम्पियर। सेकेंड कंडीशन में जब कुंजी K1 को भी क्या करते हैं, बंद करते हैं, जब कुंजी K को बंद कर दे। देखिए जब कुंजी K बंद कर देंगे तो अब जब धारा जो यहां से आएगी इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी दोनों तरफ। ठीक, अब धारा दोनों तरफ जाएगी, अर्थात R1 के साथ R2 भी क्या होगा, प्रभावी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा हम ध्यान दें, ये 2 पॉइंट मान लें, तो यहां से देखें कि R1 और R2 एक दूसरे से के साथ किस क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर इसको हम A मान लें, इसको B मान लें, तो देखा जाए R1 का पहला सिरा और R2 का पहला सिरा A से जुड़े हैं, R1 का दूसरा सिरा और R2 का दूसरा सिरा दोनों किससे जुड़े हैं, B से। तो R1 और R2 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक, कुंजी K के क्या होने पर, बंद होने पर, K के बंद होने पर R1 तथा R2 समांतर क्रम में होंगे। कहाँ होंगे, समांतर क्रम में होंगे। इसलिए हम निकाल लें इनका तुल्य प्रतिरोध, इसलिए तुल्य प्रतिरोध, इसलिए इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लें। तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यही तो होगा, बराबर 1/R1 का मान 40 प्लस 1/40 अर्थात 1/R बराबर 2/40, 2 1 कम 2 2 दहम 20, R बराबर 20। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा 20। इसलिए बहने वाली धारा, इसलिए जो बहने वाली धारा हो जाएगी I बराबर होगी E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। स्मॉल r नगण्य है, इसको छोड़ देंगे। E का मान 12, कैपिटल R का मान 20। ठीक, इसको काट दें भाई, 4 3 2 से काट दें, 2 6 12 2 दहम 20। I बराबर 6/10। ठीक, I बराबर 6/10, तो I बराबर कितना हो जाएगा 0.6 एम्पियर। तो जो बहने वाली धारा हो जाएगी वो I बराबर कितनी हो जाएगी 0.6 एम्पियर कुंजी के खुले होने पर।
0.3 एम्पियर और कुंजी के बंद होने पर 0.6 एम्पियर ये धारा बहेगी। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि आपको एक 6 वोल्ट वैद्युत वाहक बल तथा 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की सेल के साथ दो बाह्य प्रतिरोध R1 बराबर 2 ओम तथा R2 बराबर 3 ओम दिए जाते हैं। परिपथ में धारा क्या होगी? R1 और R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हों और R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़े हों। ठीक, इसको हम आपको समझा रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए, ये सेल का वैद्युत वाहक बल E बराबर 6 वोल्ट हो गया, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर 1 ओम हो गया। ठीक, हमें बाह्य प्रतिरोध दो दिए गए हैं, एक बाह्य प्रतिरोध हमारा R1 है और एक बाह्य प्रतिरोध R2 है। तो कह रहा है सेल में प्रवाहित धारा क्या होगी? जब पहली कंडीशन में कह रहा है R1 और R2 किस क्रम में जुड़े हों? श्रेणी क्रम में। देखिए, जब R1 और R2 श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे और जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वही हमारा बाह्य प्रतिरोध R हो जाएगा। फार्मूला I बराबर कैपिटल E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ई सेल का वैद्युत वाहक बल, कैपिटल R इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध रख देंगे या स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक, जब आप समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर कितना होता है? 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ से R1 R2 की वैल्यू रख के R का मान निकालेंगे, फिर इस फार्मूले में रखेंगे I बराबर E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो आपको दूसरी कंडीशन में परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात हो जाएगा। दिया गया है कि संलग्न परिपथ में A व B के बीच का तुल्य प्रतिरोध, A व B के बीच का तुल्य प्रतिरोध, वैद्युत धारा तथा शक्ति क्षय ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले ये जो फिगर दिया गया है इस फिगर को हम व्यवस्थित करेंगे। ठीक, व्यवस्थित कैसे करेंगे? जैसे ये हमारी 5 वोल्ट की बैटरी है तो इसको 5 वोल्ट की बैटरी बना दे। यहाँ पर हमारा बिंदु B मान लें, इसको लाके बिंदु A मान लें। ठीक, यहाँ पर हमारा बिंदु A जो था A और B, देखो A और B दोनों किनारे पर थे, A और B मान लिया। ये 5 वोल्ट था, इसको 5 वोल्ट मान लिया। ध्यान देते रहेंगे, आपकी समझ में आएगा ये। ठीक, यहाँ से A और B दो किनारे पर थे, मान लिया। अब दो बिंदु बचे, एक हो गया हमारा C और एक हो गया D। C को ऊपर, D को नीचे मान लिया। कहीं पर भी मान सकते हो, C आप नीचे मान सकते हो, D नीचे मान सकते हो। अब देखिए A और C, A यहाँ हमारा C है, A और C के बीच कितने ओम का प्रतिरोध है? 5 ओम का। हम जोड़ते जाएंगे, गोला बनाते जाएंगे। A और C के बीच का जो प्रतिरोध हो गया कितने ओम? 5 ओम हो गया। ठीक, अब देखो हम A से भाई C तक आ गए। अब A से यहाँ कहाँ जा सकते हैं? D के पास। तो A से D के पास पहुंचे तो कितना प्रतिरोध है? 10 ओम। A से D के पास आए, कितना प्रतिरोध है? 10 ओम। ये 5 ओम था, ये 10 ओम। ठीक, हो गया। देखो C से D, C से अब हम C से दो रास्ताएं हैं, एक D पर जाती है, एक B पर जाती है। तो C से D पर जो जा रही है उसके साथ कितना प्रतिरोध लगा है? 10 ओम। ये 10 ओम हो गया। ठीक, अब एक रास्ता C से कहां जा रही है? B पर जा रही है, उसके साथ कितना प्रतिरोध लगा है? 10 ओम। ठीक, 10 ओम। एक रास्ता C से D से कहां जा रही है? B के पास, उसके पास 20 ओम। देखो ये हमारा बन गया फिगर। उस फिगर को जब हमने रिप्लेस किया तो वो फिगर रिप्लेस अवस्था में अर्थात प्रतिस्थापित किया, इस तरीके का आ गया। ठीक, अब इसमें हमको एक व्हीट स्टोन सेतु की तरह दिखाई देता है। सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं P, इसको मान ले Q, ये हो गया R और ये हो गया हमारा S। पहले हम देखते हैं क्या यह एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है। तो यहां से इसकी हम जांच करेंगे। P बराबर हो गया यहाँ से 5 ओम, Q बराबर 10 ओम, R बराबर 10 ओम और S बराबर 20 ओम। ठीक, संतुलित व्हीट स्टोन सेतु के लिए इसकी जांच कर लें हम भाई। संतुलित व्हीट स्टोन सेतु के लिए क्या होता है? P अपान Q बराबर R अपान S से। P अपान Q बराबर R अपान S से। P का मान 5, Q का मान 10, R का मान
10, एस का मान 20। ठीक, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 1/2 बराबर 1/2। अर्थात यह हमारा एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है। अगर यह एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है तो इसका जो विकर्ण सीडी है, विकर्ण सीडी में लगा जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, प्रभावहीन होता है। ये हमने जब व्हीट स्टोन सेतु पढ़ा था तो उसमें हमने आपको बताया था, ठीक, कि जब व्हीट स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होता है तो इसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण में लगा जो प्रतिरोध होता है वो प्रभावहीन होता है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, यह एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है, संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है, इसलिए विकर्ण सीडी का प्रतिरोध क्या होगा, प्रभावहीन, प्रतिरोध प्रभावहीन होगा। ठीक, अब जो प्रतिरोध ये प्रभावहीन हो गया, अर्थात इसको हम हटा सकते हैं, ये हट गया भाई। अब देखा जाए ये बिंदु आपका ए है और ये बिंदु आपका बी है, हमने इसको आपको पहले भी बताया है सॉल्व करना। तो ए से बी तक जाने के दो रास्ते, एक नीचे से और एक ऊपर से। हमने कहा था पहले वो रास्ता सिलेक्ट करेंगे जिसमें 1, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध लगे हों, तो दोनों में 2-2 लगे। तो पहले हम ऊपर वाले से जाते हैं। ठीक, हमारी इच्छा ऊपर वाले से जाने की, हम पहले ऊपर वाले से जाते हैं। तो जब ऊपर वाले से जाएंगे तो देखिए ए का विद्युत संयंत्र का पहला सिरा P, प्रतिरोध P के पहले सिरे से, प्रतिरोध P का दूसरा सिरा Q के पहले सिरे से, प्रतिरोध Q का दूसरा सिरा विद्युत संयंत्र के दूसरे सिरे से। तो P तथा Q किस क्रम में है, P तथा Q श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। ठीक, इनका तुल्य प्रतिरोध अगर R डैश मान लें तो R डैश बराबर कितना होगा, P प्लस Q। P का मान कितना 5, Q का मान 10, टोटल कितना आ जाएगा 15 ओम, अर्थात R डैश का मान कितना है 15 ओम। फिर नीचे हम ध्यान देंगे तो R और S किस क्रम में आएंगे, ये भी तो श्रेणी क्रम में है, R तथा S श्रेणी क्रम में है, S श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लें तो R डबल डैश बराबर कितना होगा, R प्लस S, R का मान 10, S का मान 20, टोटल कितना आएगा 30। अब जो प्रक्रिया आएगी, ध्यान देना, जो बनेगा ऊपर वाला जो बना R डैश बन गया, इसका मान हमने निकाला 15, नीचे वाला दोनों संयुक्त होकर एक बने, इसका मान हमने निकाला 30। तो R डैश बराबर 15 और R डबल डैश बराबर कितना हो गया 30। तो R डैश तथा R डबल डैश किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। ठीक, इसलिए तुल्य प्रतिरोध 1/R ट्रिपल डैश मान लो या R मान लेते हैं। ठीक, बराबर R डैश प्लस 1/R डबल डैश, अर्थात 1/15 प्लस 1/30। 1/R बराबर, हर बराबर करोगे 30 तो ये 2 प्लस 1/30 अर्थात 3/30, 3×30। तो R का मान कितना है 10, प्रतिरोध कितना आ गया है 10, विभवांतर देखो कितना दिया गया है 5 वोल्ट, इसलिए परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर V/R से, I बराबर V का मान 5 वोल्ट, R का मान 10। ठीक, कितना आएगा 0.5, I बराबर 0.5 एम्पियर। जो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा आ गई वो कितनी है 0.5 एम्पियर। हम शक्ति 6 निकालेंगे, इसलिए तथा शक्ति 6 बराबर, शक्ति 6 को हम किससे दर्शाते हैं, P से, और P बराबर होता है I²R से। P बराबर I का मान 0.5 का स्क्वायर और R का मान कितना निकाला है 10, तो ये हो जाएगा P बराबर 0.5 का वर्ग 2.25 गुणे 10, तो P बराबर 2.5 जो शक्ति 6 हो जाएगी वो P बराबर होगी 2.5 वाट, प्रवाहित धारा I बराबर 0.5 एम्पियर और तुल्य प्रतिरोध R बराबर 10 ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है,
दिए गए परिपथ की सहायता से सेल के सिरों के बीच की बोल्टता ज्ञात कीजिए। बोल्टता का मतलब है यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, ये हमारा परिपथ दिया गया है। तो सबसे पहले हम वही बात, परिपथ को थोड़ा सा व्यवस्थित कर ले, या आप ऐसे भी काम इस पर कर सकते हो, लेकिन व्यवस्थित कर ले तो ज्यादा आपको सुनहरा दिखेगा और समझने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक, या आप मानना चाहो तो मान सकते हो ये आपका एक चतुर्भुज है, लेकिन यहाँ पर ये आपको विकर्ण ना दिखता होगा, तो इसको चलो हम मान लेते हैं ए, ये हमारा बिंदु बी हो गया, ये हो गया सी, और इसको मान लिया डी। अब इसको थोड़ा व्यवस्थापित क्या करते हैं, जो बिंदु सी है इसको थोड़ा ऊपर खींच लें और डी को थोड़ा नीचे खींच लें। बाकी पूरी प्रक्रिया वही। ये आपका ए था, यहाँ 2.5 वोल्ट की एक बैटरी लगी थी, ये इसका हो जाएगा ये आए यहाँ आ गए। ठीक, ये 2.5 वोल्ट, ये आर बराबर 0.5। यहाँ से देखो भाई, इसको हमने कह दिया बिंदु ए, इसको कह दिया बिंदु बी, यहाँ हो गया हमारा बिंदु सी और यहाँ हो गया बिंदु डी। तो ए और सी के मध्य का प्रतिरोध कितना है, 1 ओम। ठीक, ए और सी के मध्य 1 ओम, ए और डी के मध्य 2 ओम। ठीक, सी और डी के मध्य 5 ओम, सी और बी के मध्य 2 ओम, डी और बी के मध्य 4 ओम। ठीक, ये प्रतिरोध आपके हो गए। इसको हमने जब स्थापित किया, अब देखिए ये हमारा है 1 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 4 ओम। इसको हमने कहा P, इसको हमने कहा Q, ये हो गया R और ये हो गया S। तो सबसे पहले हम देखते हैं, और ये जो विकर्ण में लगा है 5 ओम, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक क्या एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। तो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि P/Q जो है वो R/S के बराबर है। P का मान 1, Q का मान 2, R का मान 2 और S का मान 4। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, अर्थात 1/2 बराबर 1/2। इसका मतलब है यह एक हमारा संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। और अगर संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो इसका जो विकर्ण होगा ये क्या हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा। अब ध्यान देना भाई, इसमें हम सबसे पहले जब ये निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। P और Q किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। वही पुरानी बात हम लिखेंगे कि यहाँ से क्या है भाई, यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, इसलिए इसके विकर्ण में लगा CD प्रतिरोध जो है वो प्रभावहीन होगा, जैसे भी पिछले में हमने हल किया था। तो जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन हल किया था, ये दोनों किस क्रम में आए थे, श्रेणी में, तो 2 1 कितना हुआ था, 3। फिर ये दोनों किस क्रम में आए थे, श्रेणी में, इनका टोटल प्रतिरोध कितना हुआ, 6। जो आएगा संयुक्त रूप से किस क्रम में, समांतर में आएगा। ठीक, वो आप निकाल लेंगे, जब समांतर में आप निकाल लेंगे आपका ज्ञात हो जाएगा। ठीक, वो आपका जो समांतर करने के बाद जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो हमारा कौन सा प्रतिरोध हो जाएगा, बाह्य प्रतिरोध। ये हमारा क्या हो गया, आंतरिक प्रतिरोध। सेल का वैद्युत वाहक बल E बराबर कितना हो गया, 2.5 वोल्ट। तो प्रवाहित धारा आप निकालेंगे I बराबर कैपिटल E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r से। ठीक, तो I बराबर सेल का वैद्युत वाहक बल 2.5 वोल्ट, स्मॉल r का मान है आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम और R दोनों श्रेणी में 1 1 2, ये 6। तो समांतर में आएंगे 1/3 प्लस 1/6 अर्थात 3/6, 3 दूनी 6। जो बाह्य प्रतिरोध आएगा वो 2 ओम आ जाएगा। ठीक, तो E का मान 2.5, बाह्य प्रतिरोध 2 ओम, आंतरिक प्रतिरोध 0.5, I बराबर 2.5/2.5 अर्थात I का मान कितना आएगा, 1 एम्पियर आएगा। जब I की वैल्यू निकल आएगी तो टर्मिनल विभवांतर के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है कि V बराबर होता है E माइनस IR। V टर्मिनल वोल्ट है, इसका मान निकालना है। E की वैल्यू दी गई, I का मान, R का मान आपको पता है, इसमें रख के आप सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि संलग्न परिपथ में बिंदु A व B के विभव बराबर हो तो गणना कीजिए प्रतिरोध X, 5 ओम के प्रतिरोध में धारा, बैटरी से ली गई कुल धारा, X ओम प्रतिरोध में धारा तथा बैटरी द्वारा ली गई शक्ति। ये हमें 5 चीजें इस क्वेश्चन में निकालनी है और संभवतः ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का सबसे कठिन क्वेश्चन है और ये
क्वेश्चन जो है कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले जो ये परिपथ दिया गया है, सबसे पहले हम इस परिपथ को के आकार को परिवर्तित करेंगे। देखिए हम परिपथ के आकार को कैसे परिवर्तित करते हैं, आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे और ये आप क्वेश्चन आपकी समझ में बहुत ही आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले इसमें देखा जाए जो बैटरी जुड़ी है, एक सिरा बैटरी का सी है और एक सिरा डी है। तो सबसे पहले हम बना रहे, देखिए सिरा सी, यहाँ से थोड़ा स्टाइलिश फिगर जैसे अभी तक बनाते चले आए हैं। ये हमारा सी सिरा हुआ और यहाँ पर हमारी बैटरी हो गई और इस बैटरी के साथ जो प्रतिरोध लगा है वो कितना है 15 ओम का, और ये हमारा सिरा हो गया डी। ठीक, ये हमारा सी सिरा हुआ और ये क्या हुआ डी। अगर सपोज दैट हम इसको ऐसे पकड़ते, यहाँ से ये दोनों बिंदु पकड़ते और नीचे की तरफ खींचते, तो देखो नीचे की तरफ जब खींचते इसको पकड़ के, तो ये ऐसे आता कि नहीं आता, वही प्रक्रिया हमने की है यहाँ पर। ठीक, इसको पकड़ के खींचा है। अब अगर हम बी वाले सिरे को नीचे खींचते, तो बी अगर नीचे खींचते तो ये ऐसे आता कि नहीं आता, तो ये भुजा इससे मिलती। ठीक, बस वही प्रक्रिया करने जा रहे हैं हम। ये हमारा बिंदु सी हुआ, ये डी, ये भी एक बिंदु ए था एक बी, तो ऊपर हमने मान लिया यहाँ पर हमारा बिंदु हो गया ए और यहाँ पर हमने मान लिया हमारा बिंदु हो गया बी, ए और बी, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। ठीक, अब देखो सी के साथ ए जो जुड़ा है वो कितने ओम का है 5 ओम का। सी के साथ ए को जोड़ दिया 5 ओम के साथ। ठीक, सी के साथ जो बी जुड़ा है वो कितने ओम के साथ 4 ओम के साथ। बी थोड़ा यहां मान लेते हैं, सी के साथ बी को जोड़ दिया हमने, ये 4 ओम हो गया, ये 5 ओम था। ठीक, अब देखो भाई ए के साथ बी जुड़ा है कितने ओम के साथ 10 ओम के साथ, ये 10 ओम। ए के साथ डी जुड़ा है 5 ओम, और बी के साथ डी जुड़ा है x ओम। ठीक, थोड़ा फिगर आपको अटपटा लगता होगा लेकिन आप समझेंगे इसमें। ये कितना दिया गया है 15 ओम, ये कितना दिया गया है 5 वोल्ट। ठीक, इस फिगर को, ये जो दिया गया था फिगर, इस जब फिगर को हमने प्रतिस्थापित किया तब ये फिगर बना है। अब इस फिगर में हमें देखिए क्या याद करना है, इस फिगर में हमें x का प्रतिरोध, x का मान निकालना है तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा निकालनी है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा निकालनी है। ठीक है, ये सारी चीजें हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसमें इन्होंने कहा है कि जो बिंदु A है उसका विभव B के बराबर है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है बिंदु, क्या कहा गया है, बिंदु A का विभव B के बराबर है। हमने आपको हीट स्टोन सेट के लिए 3 कंडीशन बताई थी, उसमें से एक है, अर्थात जो VA बराबर होता है VB। तो ये जो विकर्ण होता है, अगर A का विभव B के विभव के बराबर है, तो विभव बराबर है तो इस विकर्ण में धारा का प्रवाह नहीं होगा। धारा का प्रवाह कब होता है, जब विभव में अंतर होता है। तो अगर A का विभव B के बराबर है तो इसमें जो होगा विकर्ण में धारा का प्रवाह नहीं होगा, अर्थात ये जो 10 ओम का प्रतिरोध लगा था ये हमारा प्रभावहीन हो जाएगा। ठीक, अब यहां से, और A जब B के बराबर होता है तो ये हमारा एक संतुलित हीट स्टोन सेतु होता है। ठीक, A बराबर है B के, इसलिए विकर्ण किसमें, AB में धारा का प्रवाह, AB में धारा का प्रवाह नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा, और यह क्या होगा भाई, नहीं होगा, और यह एक संतुलित हीट स्टोन सेतु होगा, संतुलित हीट स्टोन सेतु होगा। ठीक, और जब यह संतुलित हीट स्टोन सेतु होगा तो संतुलित हीट स्टोन सेतु के लिए हमने क्या पढ़ा है, P/Q बराबर R/S। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S होगा। इसलिए
P अपान क्यू बराबर R अपान S से। देखो P का मान कितना है 5, Q का मान 5, R का मान 4 और S का मान X, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो 5 एकम 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x बराबर कितना आएगा 4 ओम। जो x आएगी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 ओम हो जाएगी। बात समझ में आई। x का मान हमें निकालना था। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया इसमें x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोध x बराबर कितना आ गया हमारा 4 ओम। जो प्रतिरोध x हुआ 4 ओम आ गया। दूसरा निकालना है 5 ओम के प्रतिरोध में धारा, बैटरी से ली गई धारा, 100 ओम के प्रतिरोध में धारा, बैटरी द्वारा ली गई शक्ति, ये चीजें निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से जो धारा बहेगी वो I होगी। जैसे ये हमने कहा ये धारा I, यहाँ पर कितने मार्ग हुए 2, एक मार्ग ऊपर I1 और एक मार्ग यहाँ से धारा जाएगी I1 और यहाँ से धारा आएगी I2। तो इसमें हम चाहे तो व्हीटस्टोन सेतु का लगा दें, वो बंद पास का नियम, बंद पास के नियम की सहायता से निकालने आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहला समीकरण हम यहाँ पर देखिए, ये विकर्ण बना दीजिए आप। यहाँ पर कितना लगा था 10 ओम, लेकिन इसमें बहने वाली धारा जो है वो कितनी है, धारा I डैश बराबर है 0। ठीक, बंद पास के नियम से आप सॉल्व करोगे बहुत ही आसानी से आ जाएगा। लेकिन अगर आप जो है इसको या तो तुल्य प्रतिरोध निकाल के सॉल्व कर सकते हैं कि ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों श्रेणी में, फिर जो आएगा वो समांतर में आएगा। जो समांतर वाला आएगा वो 15 ओम के साथ किस क्रम में होगा, श्रेणी में होगा। तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। फिर वही I बराबर V अपान या R या I बराबर E बटे R से आप धारा निकाल सकते हो। ठीक, तो यहाँ से बाद में हमको व्हीटस्टोन सेतु लगाना पड़ेगा, इसलिए हम पहले ही लगा देते। यहाँ पर लगा दें बिंदु C पर, बिंदु C पर संधि के नियम से, संधि के नियम से जो बिंदु C हुआ यहाँ हम संधि का नियम लगाएंगे। तो संधि का नियम क्या होता है, बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का जो योग होता है वो दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अर्थात यहाँ से I बराबर कितनी हो जाएगी I1 प्लस I2। I बराबर I1 प्लस I2, यहाँ से I1 धारा आएगी, यहाँ पर I1 आएगी, यहाँ से I2 जा रही है, ऊपर धारा जाएगी नहीं तो ये I2 होगी, यहाँ पर टोटल धारा कितनी होगी I हो जाएगी। ठीक, तो हम पहले लेंगे किसमें, बंद पास का नियम लगा दें। बंद पास ले लें, बंद पास, इसको ई कह दें, इसको एफ कह दें। बंद पास लगा दें C A D E F C पे। ठीक, C A D E F में, इसमें हम बंद पास का नियम लगा रहे हैं। देखो जब बंद पास का नियम लगाएंगे तो C से कहाँ जा रहे हैं, A पर। C से A पर जा रहे हैं तो संगत धारा कितनी है I1, इसके संगत प्रतिरोध 5 ओम, I1 × 5। A पर पहुंच गए, कौन सा चिन्ह लगा दिया प्लस। ठीक, A से जा रहे हैं D पर, धारा I1 संगत प्रतिरोध 5, I1 × 5, D पर पहुंचे प्लस लगा दिया। D से जा रहे हैं E पर, धारा I संगत कोई प्रतिरोध नहीं, कोई मतलब नहीं। E से कहाँ जा रहे हैं F पर, E से F, ये धारा कितनी है I संगत प्रतिरोध 15 ओम। ठीक, फिर F से कहाँ गए C, कोई धारा नहीं है, धारा है लेकिन प्रतिरोध नहीं है, तो F पर पहुंचे कौन सा चिन्ह बराबर। ठीक, इसमें कोई सेल जो लगा है उस सेल का वैद्युत वाहक बल 15 वोल्ट, ये हो गया हमारा 15। ठीक है, ध्यान देना है यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा 5I1 प्लस 5I1 प्लस 15I बराबर 15। 5 5 10, 10I1 प्लस 15I बराबर 15। ठीक, इसमें 5 ले ले कॉमन, तो 2I1 प्लस I बराबर 15, 5 3 15, 2I1 प्लस I बराबर 3। देखो I जो है वो किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के, इसलिए हम समीकरण 1 से देखिए I के स्थान पर I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। समीकरण 1 से ये हमारा 2I1
प्लस समीकरण 1 से आई के स्थान पर I1 प्लस I2, ये I1 प्लस I2 बराबर 3, 2I1 I1 3I1 प्लस I2 बराबर 3। ठीक, इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन में हम लेंगे वही बंद पास के नियम से। बंद पास किसमें? सी ए बी सी में। ठीक है, समझ रहे हो ना? वो बंद पास सी ए बी सी में। ठीक, बंद पास सी ए बी सी में। बंद पास किसने ले लिया? बंद पास के नियम से लगा रहे हैं हम। ठीक, देखो सी से ए पर जा रहे हैं, धारा कितनी? I1 संगत प्रतिरोध 5, I1 गुणे 5, ए पर पहुंचे प्लस चिन्ह लगा दिया। ए से बी तक धारा आपकी कितनी है? 0, संगत प्रतिरोध 10, तो 0 गुणे 10, बी पर पहुंचे प्लस चिन्ह। अब देखो हम बी से जा रहे हैं सी। जब हमने आपको बताया था कि धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा को प्लस और धारा के विपरीत दिशा में धारा को माइनस, तो हम बी से सी जा रहे हैं, धारा आ रही है सी से बी, इसलिए धारा को हम किस चिन्ह से लेंगे? माइनस I2। इसके संगत प्रतिरोध कितना है? 4 ओम। सी पर पहुंच गए, बराबर चिन्ह लगा दिया। ये जो हमारा बंद पास सी ए बी सी है, इसमें कोई सेल नहीं लगा है, इसलिए इसका वैद्युत वाहक बल 0। यहां से I1 का गुणा 5 से होगा, ये हो गया हमारा 5I1, ये 0 प्लस माइनस माइनस 4I2 बराबर 0, तो ये हो गया 5I1 बराबर 4I2, तो I1 बराबर हो गया 5/4 I1 का मान कितना हो गया? 5/4 I2। अब देखिए I1 का मान आपने निकाल लिया, इस I1 का मान उठा के समीकरण 2 में रख दो। I1 का मान समीकरण 2 में रखने का, I1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? 3। I1 के स्थान पर हम रखेंगे 5/4 I2 प्लस I2 बराबर 3। ठीक, हर बराबर लो, मानते हैं 15 I2 प्लस, देखो इसका हर एक है, ये हो जाएगा 4I2/4 बराबर 3, 15 4 19, 19 I2 बराबर 4 3 12, तो I2 का मान कितना आएगा? 12/19 एम्पियर। ठीक, I2 का मान कितना आ गया? 12/19। ये I2 का मान रख दो समीकरण 3 में। I2 का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 I1 बराबर 5/4 और I2 के स्थान पर कितना रखेंगे? 12/19, 4 1 कम 4 4 3 12, तीनों पची 15, I1 का मान आया 15/19 एम्पियर। ठीक, अब ये I1 और I2 की जो वैल्यू निकाली है उसे रख दे समीकरण 1 में। I1 तथा I2 का मान समीकरण 1 में रखने को, 1 में रख दो। I बराबर I1 का मान 15/19, I2 का मान 12/19, हर बराबर है, अंशों को जोड़ दो, तो I बराबर 27/19 एम्पियर। अब देखो सब कुछ निकल आया। जो I1 आई है, I1 का मान 15/19, I1 का मान कितना है? 15/19। देखो I1 जो धारा बह रही है इसमें, वो किस ओम के प्रतिरोध में है? 5 ओम के प्रतिरोध में, तो हो जाएगी 5, इसलिए 5 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा बराबर में बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी? 15/19 एम्पियर। ठीक, इसको आप पॉइंटों में भी लिख सकते हैं। फिर I2, जो I2 है वो 4 ओम में जाएगी, 4 ओम से X, इसको आपने X कहा था, इसमें जाएगी, तो X ओम में बहने वाली धारा, X ओम के प्रतिरोध में I2 धारा बह रही, इसका मान कितना आया है आपका? 12/19 एम्पियर। ठीक, बैटरी से I जो है परिपथ बैटरी से ली गई कुल धारा, जो कुल धारा हो जाएगी
आई बराबर 27/19